अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ब्रूस राइडल की नई किताब। जो ब्रूस राइडल हैं, ये 4 साबिक अमरीकी सुदूर के सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। इस किताब में कई इंकशाफात के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जनरल याह्या खान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार कैसे मुंतकिल हुआ था। इस अहम इंकशाफ के अलावा और भी बहुत से इंकशाफात किए गए हैं इस किताब में। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सऊदी अरब में मकामी बाशिंदों को रोजगार देने के लिए कानून साजी की जा रही है और इस हवाले से सऊदी अरब में 30,000 पाकिस्तानियों का क़याम गैर कानूनी करार दिया गया है। सऊदी अरब में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानी हर साल 4 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाते हैं, जो किसी भी मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से वतन भिजवाई जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। और ये कहा जा रहा है कि रियाज हुकूमत बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए मंसूबे के तहत गैर कानूनी तारिकीन वतन को वहां से निकालना चाहती है। ऐसे इकदाम की जद में जो भी पाकिस्तानी आएंगे वो वतन वापस आकर क्या करेंगे, जहां रोजगार के मौके पहले ही से लोगों को मैसर नहीं है। इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मुल्क में खसरे के 22 बच्चों की हलाकतें तो हो ही रही थी, लेकिन अब अचानक ये खबर आई है कि अब गैस्ट्रो ने भी वबा की सूरत इख्तियार कर ली है। रोजाना 6000 मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक लाखों लोग इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे कि आखिर क्यों एक के बाद दूसरा मर्ज वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से कोशिश करेंगे डॉक्टर से भी बात करें और हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हों जो हमें बताएं कि अस्पताल में गैस्ट्रो के जो मरीज हैं उनकी सूरत हाल क्या है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन रोजाना की तरह खबरें लेंगे, अहम और ताज़ा तरीन खबरें क्लासरा साहब और काई साहब से। जी काई साहब, आपके पास? जी, आज मैं एक ही खबर पे बात करूंगा। 2 हमारे इंतहाई प्रॉमिसिंग जो स्टूडेंट्स हैं इस्लामाबाद से, स्कूल बॉयज़, उन्होंने रोमानिया में एक मुकाबला था जो कि कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स के ज़िमन में था, उसमें उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल करके, मगर उनकी जो फाइंडिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे आप इस मुल्क में बिजली के बुरान पे काबू पा सकते हैं और आप एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं कि जिसमें आप बिजली की चोरी रोक सकते हैं। वो मैं सारी इंटरेस्टिंग तफसील आपको बताऊंगा कि उसमें थोड़ी सी रद्द-बदल करने के बाद मीटर रीडिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। मगर सवाल ये है कि अगर उनकी इस ईजाद पर अमल हो गया तो ये 250 अरब रुपए की जो सालाना बिजली की चोरी है उसका क्या बनेगा। और फिर इसके अलावा और बहुत सी चोरियां हैं। अगर हमने इसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया, जो कि इतना मुश्किल नहीं है फी ज़माना। एक तो इन बच्चों के हवाले से बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या सिलसिला है, क्या हम इसके ज़रिए से कोई, अभी नवाज शरीफ साहब का आज बयान भी आया कि 30% तक बिजली जो है, कल का उनका जो बयान था वो ये फरमा रहे थे कि नहीं अभी 4 साल तक कुछ हो नहीं सकता। आज उन्होंने उसमें तरमीम की क्योंकि एकदम बैकलैश आई थी, तो उसके पस मंजर में आज हम इस खबर को डिस्कस करेंगे। सही जी। क्लासरा साहब, आज आप क्या लेके आए हैं? मेन तो जैसे आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया, ब्रूस राइडल की किताब के बहुत सारे ये बुक हमारे पास मौजूद है और इसमें आपने जैसे कहा बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किया गया जो पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए, जिनको कुछ और तरीक़ पर आएगी पिछले 40-50 सालों में, ये उससे हट के कुछ ये तरीक़ है और जो आपको हम डिटेल आपको आगे जाके बताएंगे कि अमेरिकन का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कितना अहम रोल रहा है। और पर्टिकुलरली मेरे जहन में इसलिए है कि आजकल ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो नया रजीम आया है तो इसकी चेंज के पीछे भी अमेरिकन का हाथ है, जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे जरदारी साहब ने कहा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं ब्रूस राइडल की इस बुक में, जिससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में छोटी से लेकर बड़ी तब्दीली जितनी भी होती है वो उसमें अमेरिकन की ज़रूर कहीं ना कहीं पे अप्रूवल शामिल है। हम तो समझते थे भुट्टो साहब एक उस एंटी अमेरिकन रहे हैं, लेकिन यहाँ से साबित होता है कि अमेरिकन को उन्होंने यहाँ तक भी पेशकश कर दी थी कि हम आपको गवादर देने को तैयार हैं। ये अमेरिकन थे जो तैयार नहीं हुए थे भुट्टो साहब के प्रपोजल पे। ये आपको प्रोग्राम में जो ही बहस इस पे होगी, बात होगी, करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो हमारे रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ अखबार के आफ्ताब मेकन साहब हैं, आज उनको लाइन पे लेंगे, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंकशाफ किया कि कैसे एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ी एक आला सियासी शख्सियत है, उनकी बहन, और यहाँ पंजाब में एक और ये बहुत बड़ी आला वहाँ पे सियासी शख्सियत है जो हुक्मरान भी रहे हैं, हाँ, उनकी फैमिली के एक बरखुरदार हैं, वो अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जानवरों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर जब एक इंक्वायरी की गई तो जो अफसर इंक्वायरी कर रहे थे तो वज़ीर आज़म खोसो साहब ने उनको कैसे खुडे लाइन लगाया है और कैसे सजा दी, वो मेरा ख्याल आफ्ताब मेकन साहब हमारे रिपोर्टर हैं, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है उनके पास, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इन तमाम खबर पर बात करेंगे, लेकिन क्लासा साहब सबसे पहले हम उसी किताब की बात कर लेते हैं। ब्रूस राइडल की जो किताब है, 4 साबिक अमरीकी सुदूर के सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। आप कह रहे हैं कि 40-50 सालों में हमारी जो नौजवान नस्ल है इसने तारीख मुख्तलिफ पढ़ी है, लेकिन जो इंकशाफात हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो शेयर कीजिए हमसे। इसमें जो अहम चीज़ है, जैसे आपने कहा ये 4 अमेरिकन ये सदूर के रहे हैं, उनके
एडवाइज़र रहे हैं और बड़े क्लोजली इन्होंने वॉच किया है पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिकन रिलेशनशिप को। ये किताब बेसिकली है भी पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिकन ये रिलेशनशिप पे है। इसमें वो ये कहते हैं कि निक्सन के साथ जो मुलाकात हुई थी, किसिंजर के साथ, जब पाकिस्तान को डिफीट हुई है यहाँ पे भारत के साथ ये जंग में 16 दिसंबर को मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, तो 18 दिसंबर को मुलाकात हुई थी किसिंजर की और निक्सन की, जो निक्सन प्रेसिडेंट थे, भुट्टो साहब से हुई थी। और उन्होंने भुट्टो साहब को इंतहाई चार्मिंग और इंटेलिजेंट पाया था और बाकायदा मुतमिन हुए थे। एक तरह का इंटरव्यू लिया गया था भुट्टो साहब का कि ये पाकिस्तानी सदारत के लिए मौजू हैं या नहीं है, और उन दोनों ने इनको मौजू ये पाया था। जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं यहाँ पे कि भुट्टो साहब को उन्होंने इंतहाई ब्रिलियंट और चार्मिंग पाया। और उसके 2 दिन बाद उन्होंने उनको फ़ोन किया जनरल याहिया खान को, और उनको कहा गया कि आप फौरी तौर पर जो चार्ज है वो भुट्टो साहब को शिफ्ट कर दें। और जनरल याहिया ने उनके हुक्म की, उन पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की थी। एक तो ये मेरा ख्याल पहली दफ़ा ये बात पाकिस्तान के ये नौजवान नस्ल के लिए होगी कि भुट्टो साहब को जो पाकिस्तान का सदर बनाया गया था, फ़ौज से जो इक़्तिदार लिया गया था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी के कहने पे दिया गया था। एक चीज़ इसके बाद वो बताते हैं कि इनकी सितंबर 1973 में इनकी ओवल में जाके भुट्टो साहब की मुलाकात हुई थी निक्सन से, और इन्होंने बाकायदा वहाँ पे उनको पेशकश की थी अमेरिकन को कि आप गवादर हमसे ले लें, क्योंकि भुट्टो साहब उनके साथ अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे थे। ये चीज़ भी मेरा ख्याल है मेरे लिए तो कम से कम नई चीज़ है कि भुट्टो साहब ने पेशकश की थी कि आप गवादर ले लें। अब जाके गवादर हमने दिया है उनको, चाइनीज़ को, अमेरिकन को हमारे ऊपर एतराज़ है कि अब आपने उनको क्यों दिया है। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पहले दिन से गवादर किसी न किसी के हैंड ओवर करने के लिए तैयार था। पहले पेशकश अमेरिकन को की गई थी भुट्टो साहब ने, कि उन्होंने नहीं बाई किया, तो उसके बाद अब हमने चाइनीज़ को दे दिया। एक चीज़, एक और बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई गई है कि पाकिस्तान की जब जंग हुई थी 71 की, तो उसमें निक्सन जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। और उन्होंने उस वक्त, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान में आर्म्स एम्बार्गो लगाई हुई थी और डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते थे, उन्होंने शाह ईरान को कहा था कि पाकिस्तान को असला दें, और जॉर्डन को कहा था कि आप असला दें, जिस पर इंदिरा गांधी उनसे बड़ी शदीद उनसे नाराज़ हो गई थी। एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों के लिए एक तरह का एक और इंकशाफ हुआ था, यह होगा कि निक्सन ने कहा था उनसे, चाइनीज़ सफ़ीर को बुला के कहा था कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी अपना एक फ्रंट खोलें और पाकिस्तान पे जो ये भारत का अटैक हुआ है 71 का, आप भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं। इस किताब के मुताबिक कि चाइना ने पाकिस्तान की 71 की वार में अमेरिकन के कहने के बावजूद प्रैक्टिकली कोई मदद नहीं की थी। ये एक और मेरा ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्टली इसके बाद, क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ है इस किताब में, आपको मैं उसमें से चीज़ा उसमें चीज़ें बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि CIA ने एक रिपोर्ट दी थी अमेरिकन को 71 की वार के दौरान, कि जो इंदिरा गांधी हैं वो सिर्फ जो मशरक़ी पाकिस्तान तक को अपने हमले को ये नहीं रखना चाहती, उन्होंने प्लान बनाया है कि जो मगरबी पाकिस्तान है इस पर भी ये कब्जा किया जाए, इस पर भी हमला किया जाए। अब ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत थी, इंदिरा गांधी का कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद निक्सन ने जो उनका अपने आर्मी थी उन्होंने अलर्ट की थी, उसको बाकायदा उन्होंने भेजा था, बैरी भेजा है, उसको ऑर्डर कर दिया था कि जाएं और पाकिस्तान को सेव करें, मगरबी पाकिस्तान है। और साथ में उनका ये ख्याल था कि हम अपना ये बैरी बेड़ा भेजेंगे तो चाइनीज़ को मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान को सेव करना, लेकिन चाइनीज़ अगेन उन्हें कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इंदिरा गांधी का कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान पे हमला करने का, और CIA की ये गलत रिपोर्ट थी जो उन्होंने अपने अमेरिकन सदर को दी थी। ये है कुछ, ये मेरा ख्याल है बहुत ही इंटरेस्टिंग इंकशाफात हैं, खासतौर पर ये कि जिस तरह से याहिया खान से इक़्तिदार जो था वो भुट्टो को मुंतकिल किया अमेरिका के कहने पर, लेकिन भुट्टो जो थे वो अमेरिका के बहुत बड़े मुखालिफ समझे जाते थे। इस पर हम आकर बात करते हैं। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कारी साहब, जो क्लासर साहब अभी इंकशाफात बता रहे थे, हमने तो तारीख में कुछ मुख्तलिफ सुना है, पढ़ा है, जो डिस्कशंस होती हैं कि भुट्टो साहब तो अमेरिका के बहुत बड़े मुखालिफ समझे जाते थे, फिर अमेरिका ने उनको इक़्तिदार उनसे कैसे मुंतकिल किया? देखें, बात यह है कि ये बात ठीक कही है, ब्रूस राइडल ने भी ठीक की है, मगर ये कहानी जरा अधूरी है। कैसे? इस कहानी में कुछ रंग जो है वो ये है कि आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो राइज थी वो 68-69 की मूवमेंट की वजह से थी। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो सारा लेफ्ट था उस वक्त,
वो नीचे मौजूद था, डॉक्टर मुबशर हसन थे, खुर्शीद हसन मीर थे, शेख रशीद थे, ये सारे लेफ्टिस्ट थे और जो कि यहाँ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, मगर इनके ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो बैठे थे। और तारीख में ये भी कहा जाता है कि ये इन जो लेफ्ट की जो मूवमेंट थी उसमें जो ये सारी जो और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जमात इस्लामी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ रही थी, तो लेफ्ट की मूवमेंट के ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो आ गए। अब अगर याह्या खान को वो ये ना कहते तो क्या कहते, क्योंकि जो लीडर थे वो सेमी सोशलिस्ट थे। जुल्फकार अली भुट्टो एक सेमी सोशलिस्ट थे, यानी उन्होंने नाम सोशलिज्म का लिया वो सब कुछ, लेकिन अगर उस सारे दौर को आप देखें तो एक मूवमेंट थी, यहाँ नहीं थी, यूरोप में भी थी, इवन 68 में फ्रांस में मूवमेंट थी, हर जगह पे पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं उठ रहे थे, उधर मिडिल ईस्ट में मूवमेंट थी। तो इस वक्त उनका मसला ये था कि वो एक ऐसे लीडरशिप चाह रहे थे कि ये जो स्टीम है, जो एक मूवमेंट की और एक इनकलाब की स्टीम है, ये धीरे धीरे से निकल जाए। और उनके जो यहाँ परमानेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि ये याद रखें कि ये वो जमाना है कि जब सोवियत यूनियन मौजूद था, 2 ब्लॉकों में दुनिया तकसीम हो चुकी थी, तो उस वक्त जो बुनियादी पॉलिसी थी अमेरिका की वो ये कि अगर ये सारे इधर मुसद्दक का इनकलाब था ईरान में, इनकलाब पूरी एक फिजा थी पूरे इनकलाब की, तो उस लड़ाई में तो भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो ये भी कहा गया कि उधर से कोशिश भी की गई ने ये अभी इस किताब में ये दावा कहा गया कि नहीं मान रहे थे, ज़िया-उल-हक साहब नहीं मान रहे थे, जबकि उनको 4 दफा कहा। ये मैंने किताब तो नहीं देखी, मुमकिन है ये बात ऐसी हो जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो ने बेसिकली बाद में जो लेफ्ट के लोगों की परजेज की थी, देखे ना, जब लांडी में जब जुलूस निकला मजदूरों का, तो उस पर भुट्टो साहब के दौर में ही जो है गोलियां चली थी। तो अब जो वादे अवाम से किए गए थे वो ये थे कि जैसे अब हम देखते हैं कि जी वो बिजली की लोड शेडिंग ठीक कर देंगे, फिर पावर में आके आप थोड़ा सा जो है वो करते, तो ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन अमेरिका का जो बुनियादी पॉलिसी थी कि वो उसको फिजल कैसे करे। अब उस तमाम इनकलाबी एनर्जी को क्या क्रश इंडिया की मूवमेंट डाल दो, जंग कर दी इन्होंने। और ये जो बहरी बेड़े वाला जो, अच्छा दूसरी तरफ मैं एक और भी बात कर दूं कि वहां बाशानी मूवमेंट को लीड करा था, वो भी लेफ्ट का लीडर था। बाशानी को जो है वो मौ ने कहा था कि तुम अयूब खान के खिलाफ जो है ये मूवमेंट मत चलो, वो हमारा आदमी है, तो वो उतने डिप्रेशन में और सदमे में चले गए कि वो वापस ही नहीं आए। तो ये सारा एक खेल हुआ है, इसमें अब मुख्तलिफ बातें निकल रही हैं, ये बातें पहले भी छप चुकी हैं। तो अमेरिका का उस वक्त पॉलिसी ये थी, और वो जो सारे के सारे पॉपुलिस्ट लीडर मारे गए थे, उस पर मैं सिर्फ एक कोटेशन जरा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं हुजूर, कि ये जो गालबन इनकलाब फ्रांस की असेंबली के जो स्पीकर ने कहा था कि दोज हु मेक हाफ अ रेवोल्यूशन डिग देयर ओन ग्रेव्स, कि वो जो आधा इनकलाब करते हैं अपनी कब्रें खुद। तो आप उसमें देख लें, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो भी थे, उसमें जो है वो एलांदे भी थे चिली में, उस वक्त जो पैट्रिस लुमुम्बा भी थे। तो एक पूरी पॉपुलिस्ट लीडर्स की एक खेप थी जिन्हें शहीद किया गया था। तो ये वाकई एक अहम इंकशाफात है, और शायद ये आगे आने वाले जो अमेरिका ने वो मूवमेंट दे के करना पड़ा इक़्तिदार, इसलिए कि भाई इन गलियों में क्या था, यहाँ पे यहाँ की सारी उस वक्त की केबल्स आप पढ़ें जो अमेरिकी सफारत खाने से और यूके के सफारत खाने से जा रही थी, तो उसमें यहाँ तक कह दिया गया था कि जी अब हमारे यहाँ परमानेंट इंटरेस्ट खत्म, यहाँ पे रेवोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे इनकलाब आ रहा है। एक इस किस्म की फिजा थी जिसमें तो क्लासा साहब इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट यकीनन फिर शामिल होगा। इस किताब में जो चीज़ सबसे जो मेरे लिए इसमें ये काज साहब ने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आई होंगी, लेकिन कमिंग फ्राम एक ब्रूस राइडल जैसे टॉप आदमी के, जैसे वो खुद कहते हैं कि 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट के वो उस एडवाइज़र रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए कम से कम नहीं है कि हम ये समझते थे कि भुट्टो साहब जैसे इन्होंने भी कहा कि एक सोशलिस्ट एक लीडर थे, और वो बाकायदा एक इंटरव्यू दे रहे हैं उनको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को और अमेरिकन ये फॉरेन सेक्रेटरी को या वजीर खारजा को अपने वहाँ से सदर बनने से पहले, और फिर मुसलसल वो पेशकश कर रहे हैं कि हम आपको गवादर में फौजी अड्डे देने को तैयार हैं, आप आएँ और ले लें। सो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल हमारी कौम के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए इंटरेस्टिंग जो मिसिंग चीज़ है इसमें, जैसे काजी साहब कह रहे थे कुछ चीज़ें मिसिंग है, मेरे लिए जो मिसिंग है इस पूरी बुक में कि ये नहीं, ये ब्रूस राइडल ने बताया कि उनके अमेरिकन के और इनके भुट्टो साहब के इख्तलाफात कहाँ से शुरू हो। जो ये भुट्टो साहब ने बड़ा मशहूर उन्होंने नारा मारा था, मुझे सफ़ेद हाथी मरवाना चाहता है। इस किताब में तो ये बताया गया कि कार्टर ने इनको बचाने के लिए, जब इनको सजाए मौत हुई, उन्होंने बाकायदा जनरल जिया को लेटर लिखे थे कि आप इनकी मर्सी पिटीशन करें। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ इसमें लिखी ब्रूस राइडल ने कि जनरल जिया को ये भुट्टो साहब जो हैं वो उनको मंकी जनरल कहते थे, वो उनको पब्लिकली अपने ऑफिसर्स में हमारे सामने, इवन अमेरिकन जो डेलीगेशन के सामने जिया अगर मौजूद होते उनको मंकी जनरल के नाम से पुकारते थे भुट्टो साहब। एक तो ये है। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ है जो मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ा एक नया होगा कि पाकिस्तानी कौम पिछले 30 साल से बड़ी डिबेट जारी है कि जनरल जिया को किसने कत्ल कराया है, आज तक उसका जवाब नहीं आया। तो इन्होंने इस किताब में किसी हद तक उसका जवाब देने की ब्रूस राइडल ने कोशिश की है। ये कहते हैं कि उस वक्त के जो अमेरिका के एम्बेसडर थे न्यू दिल्ली में, उनको कोट करते हैं, उनका यह कहना था कि जनरल जिया को मरवाने में
मोसाद का हाथ था। और बड़ा ये इस पर क्लियरली लिखते हैं कि ये हमें कहा जाता है कि शायद अमेरिकन ने अपने सफ़ीर को भी मरवाया और जनरल जिया इनके अलाए थे उनको भी मरवाया। तो वो ये कहते हैं, ये बात हमेशा दुनिया को जहन में रखनी चाहिए कि अमेरिकन ना अपने सफ़ीरों को मरवाते हैं, ना अपने जो अलाइज हैं आप वहां के सदूर अगर वो सर्वेंगे उनको मरवाते हैं। तो इसका उनका मतलब ये कहना है कि ये अगर जिया को, यस, इन्होंने सारा मुसाद पे कहा है कि जनरल जिया को मरवाने में मुसाद का हाथ था, और ये बात उन्हें कोर्ट के वहां के उनके एम्बेसडर की। एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे लिए देखने की है कि भुट्टो साहब जो इक़्तिदार में आए, बाकायदा वो अमेरिकन को एक इंटरव्यू दे के आए उनकी, अच्छा जैसे अमेरिकन कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेज इन द वर्ल्ड, इसके बदले में उन्होंने भुट्टो साहब को उन्होंने सदर बनवाया, पाकिस्तान का इक़्तिदार लेके दिया। तो फिर आपको याद होगा हेनरी किसिंजर साहब वहां पे चाइना गए थे और एक ओपनिंग हुई थी, ये वो कास्ट थी जो भुट्टो साहब ने उनको ये पे की थी कि अमेरिकन की और चाइनाज की दोस्ती करवाई, एक ब्रिज खोला। ये बात इसमें बड़ी क्लियर है जो बार बार आती है कि अमेरिकन ने बड़ी कोशिश की थी 71 की वार में कि पाकिस्तान को बचाया जाए। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर थोड़ी देर मजीद होल्ड करता, जंग अगर जल्दी सरेंडर ना करता, और ये भी एक और इंकशाफ है जो पहले भी खैर ये रिपोर्ट हुआ होगा कि इन्होंने जो पाकिस्तान ने सरेंडर किया था ढाका में, ये भी अमेरिकन कौंसलर के पास गए थे पाकिस्तान, इन्होंने कहा था कि आप भारत को, इंदिरा गांधी को पैगाम दें कि हम सरेंडर करने के तैयार। तो सरेंडर भी इन्होंने कराया था, लेकिन अमेरिकन चाह रहे थे पाकिस्तान अगर थोड़ी देर मजीद ये होल्ड करता वार, तो उनका बेड़ी बेड़ा भी वो कहते हैं चल पड़ा था। वो चाइनीज को भी कह रहे थे, जॉर्डन को भी कहा था, ईरान को भी कहा था पाकिस्तान को असले की सप्लाई करें, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा देर तक ये जंग नहीं लड़ पा रहा था। इंदिरा गांधी रिलेटेड बड़े इंकशाफात हैं कि अच्छा, मैं एक बात पे मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए बात ये जो अमेरिका ने इक़्तिदार दिलवाया था, इस पर मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशन है। अमेरिका ने यहाँ पे उस वक्त की 3-4 करोड़ आबादी थी, किसी और को क्यों नहीं दिलवा दिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों दिलवाया? असल इशू मेरे ख्याल में क्लासर साहब ये था कि इतनी जरूरत शायद भुट्टो साहब को अमेरिका की नहीं थी जितनी अमेरिका को भुट्टो साहब की थी। 1986 10 अप्रैल के बाद इतनी जरूरत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अमेरिका की नहीं थी जितनी अमेरिका को उनकी जरूरत थी। कि वो जो गलियों में सैलाब उमड़ के आया था, वो जो कह रहा था जाओ आओ इनकलाब करो, हमारी तकदीरें और हमारी जिंदगियां बदलो, वो खौफ था अमेरिका को, उस रेवोल्यूशन का खौफ था उस पूरी फिजा में। चुनांचे हमारे लीडरों से, और अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आखिरी किताब का मैं वो कन्फेशन यहां पे कोट कर दूं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिस ऑर्डील और मुश्किल से गुजर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि मैंने 2 तबकात यानी बाला पैसे वालों और गैर पैसे वालों के माबैन एक मसालत कराने की कोशिश की, और मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ है इससे यह साबित होता है कि तारीख में यह जंग किसी एक या दूसरे तबके की फतह पे खत्म होगी, इनकी सुलह नहीं हो सकती। तो यह भुट्टो साहब का बड़ापन था, उनकी रियलाइजेशन थी उस वक्त, और खास तौर पर साहब एक चीज देखने वाले, आपने कहा ना कि अमेरिकन को जरूरत थी भुट्टो साहब को उनकी नहीं थी। इस किताब से तो ये पता चल रहा है, खैर ये हो सकता है हम इस पर डाउट्स कर रहे हैं कि भुट्टो साहब को भी अमेरिकन की जरूरत थी, पर्टिकुलरली 71 की वार के बाद। आप देखें भारत के साथ उन्होंने नारा लगाया था कि हम इनसे 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म को उन्होंने उभारा, और एंटी उन्होंने इंडिया एक पॉलिसी बनाई। उसके लिए हमें जरूरत थी, असले की जरूरत थी, वेपन्स की जरूरत थी, जो आपको उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो वोट हमने जंग के लिए नहीं दिए थे। देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वोट दिए गए थे कि यहां पे नेशनल एसेट को नेशनलाइज करके लोगों को रोटी दें। देखिए जंग का जो नारा तो लगाया ही इसलिए गया था कि जितनी समाज में रेवोल्यूशनरी एनर्जी पैदा हो गई है उसे एंटी हर एक सड़क पे, हर एक दीवार पे लिखा था क्रश इंडिया। ओ भाई, क्रश इंडिया तो एजेंडे पे नहीं था 69-68 के इनकलाब के आगाज में या उसके दौरान, तो इनके पावर में आने के बाद क्यों हुआ? तो बेसिकली उन इनकलाबों से जान छुड़ानी थी, उन इनकलाबों से बचना था कि कहीं वो अपने मंतकी नतीजे पे ना पहुंच जाए। काई साहब आपको याद होगा भुट्टो साहब का जो राइज हुआ था वो भी एंटी उनका इंडिया पॉलिसी से हुआ था। जब ताशकंद में ये गए थे वहां पे 65 की वार के बाद मुआहदा होने गया था, तो मेन अपोजिशन जो उनकी जनरल अयूब खान की थी वहां पे मुआहदा करने में, वो तो भुट्टो साहब थे। भुट्टो साहब तो बल्कि यहां तक खिलाफ थे कि आपको भारत के साथ नो वार पैक्ट नहीं करना चाहिए, और उनके जो वजीर आजम थे शास्त्री साहब, वो इस बात पे जोर दे रहे थे नहीं पाकिस्तान हमारे साथ मुआहदा करे कि ये हमारे साथ जंग नहीं करेगा, जंग में पहल नहीं करेगा, हम भी मुआहदा करने को तैयार है। अब तो एक नई बुक आई है उसकी, कुलदीप नैयर ने जो बुक लिखी है बियॉन्ड द लाइन्स, उसने तो वो सीक्रेट भी ओपन कर दिया जो भुट्टो साहब ने कौम को नहीं बताया था, कि हम जो बार बार कहते थे मैं बताऊंगा कि ताशकंद में क्या बेट्रेल किया गया था और जनरल अयूब ने किया था। भुट्टो साहब ने तो राज नहीं खोला। कुलदीप नैयर ने अपनी बुक बियॉन्ड द लाइन्स में वो उन्होंने ये बाकायदा ओपन कर दिया। हुआ ये था कि जब ये वहां पे बैठे थे तो उस वक्त पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे और
अब भारतीय वजीर आजम वो बार बार कह रहे थे अपने होस्ट जो थे उनके रशियंस को कि जब तक पाकिस्तान हमारे साथ नो वार पैक्ट नहीं करेगा हम साइन नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने वहां के जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, उन्होंने इनको दबाव डाला इस पर जना यूरोप पे कि अब जब आप भारत आपसे जंग नहीं करना चाहते तो आप मुआहदा करने के क्यों तैयार नहीं है। एक रिटन एग्रीमेंट इनके सामने पड़ा था जिसकी कॉपी बाकायदा कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लगाई है, उसकी जो इनका हैंड राइटिंग है उसकी। उस पर जनरल अयूब ने उनसे पेन लिया, पेन लेके हाथ से उन्होंने लिख दिया विदाउट रिजॉल्टिंग टू आर्म्स। ये वो सीक्रेट था जो भुट्टो साहब ने 30 साल 20 साल तक हमें बताया कि जनरल अयूब ने क्या वहां बिट्रेल किया था, जो कौम को नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया था जनरल अयूब ने कि हम भारत के साथ कोई जंग नहीं करेंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। सो लेकिन देखिए अगर भुट्टो साहब पाकिस्तान लौटे और उन्होंने एंटी इंडिया पॉलिसी रखी। नहीं, वो तो भुट्टो साहब हर आदमी अपने कैरियर के दौर में बदलते हैं, मगर कलासरा साहब मुख्तसरन ये कहूं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये जो लाहौर में मंशूर लिखा था उसमें वो सारा तासीसी दस्तावेज में इंडिया का कोई जिक्र नहीं था और लोग रोटी कपड़ा और मकान पे बाहर निकले थे, इंडिया या भारत या फलां को बर्बाद करने पे नहीं निकले थे। तो ये मतलब वो था, वो बात आपकी ठीक है। इस पे इसी खबर पर एक कॉल है। हेलो, उस्मान है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो आई मस्ट अप्रिशिएट आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और रऊफ क्लासरा साहब की आमद आपके प्रोग्राम के अंदर आई थिंक इट एड्स टू द फ्लेवर। बहुत अच्छी गुफ्तगू और बड़ी मीनिंगफुल गुफ्तगू होती है। सिर्फ और सिर्फ आज के हवाले से मैंने सिर्फ ये कहना है कि थोड़ा सा जो तारीखी हकायक है हम किसके ऊपर यकीन करें, क्योंकि रिचर्ड निक्सन इन द एरेना में कहते हैं कि इट वाज इन द टाइम ऑफ याहिया खान कि उनको आउटलेट मिली चाइना की तरफ। ब्रूस राइडल या अभी गुफ्तगू हुई कि गालिबन भुट्टो साहब ने चाइना को आउटलेट दी, चाइना की तरफ अमेरिकन की आउटलेट थी। फिर उसके अलावा जो हमारे अपने किताबें लिखने वाले हैं जिन्होंने 71 डिबैकल के ऊपर लिखी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, आई एम श्योर रऊफ क्लासरा साहब और सईद काजी साहब इस बात को एग्री करेंगे, वो कहते हैं कि जिस टाइम के ऊपर डिबैकल हो चुका हुआ था ईस्ट पाकिस्तान का, तो उस टाइम के ऊपर जो रही सही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो खुद भी ये चाहती थी कि अभी ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाना चाहिए, वरना ठीक है। बहुत शुक्रिया उस्मान। क्लासर साहब, काई साहब, इस पर हम ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि तारीख में इतने इंकशाफात हैं कि आखिर किस पर यकीन किया जाए। और इन इंकशाफात से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अमरीका पाकिस्तान के हर अंदरूनी और बैरूनी मामलात में लेकर शुरू से लेकर अब तक मुदाखलत करता रहा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासर साहब, मैं कॉलर की बात पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि तारीख हमें बहुत कुछ बताती है, सिखाती है, लेकिन यकीन हम किस पर करें? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, और इसमें भी इसमें ये फॉल्ट मेरे साथ है। इसमें ब्रूस राइडल ने ये बात लिखी है जो उस्मान साहब इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं इसमें देख रहा हूँ पेज 74 में इन्होंने लिखा है कि याहिया खान के दौर में 1970 में इनके जो एम्बेसडर थे याहिया खान साहब के या पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वहाँ पे चाइना में, उनको ये टास्क ये दी गई थी कि आप उनसे चाइनीज़ क़यादत से बात करें, उनको बताएं किसिंजर और निक्सन आपसे बात करना चाहते हैं। और ये सारी जो इसकी शुरुआत थी, ओपनिंग थी, ये वाकई उस्मान साहब की बात ठीक है। और ब्रूस राइडल भी अपनी किताब के 74 पेज में लिखते हैं कि याहिया खान के दौर में ही ये सारी इनकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन भुट्टो साहब के दौर में आप कह सकते हैं ज़्यादा तल्लुकात इनके सीमेंट हुए। और ये यहाँ तक भी बताते हैं कि किसिंजर साहब जब पाकिस्तान आए थे तो एक बहाना बनाया गया था कि वो वहाँ पर नादरन एरियाज के लिए जा रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अगले 24 और 30 घंटे तक वो लोगों को अवेलेबल नहीं होंगे। इसमें वो कहते हैं उन्होंने सीक्रेट एक फ़्लाइट ली थी, अगेन जनरल याहिया के दौर की बात हो रही है, और वो चाइना गए थे और 24 घंटे के अंदर अंदर अपना दौरा मुकम्मल करके सीक्रेट फ्लाइट से वो पाकिस्तान वापस आ गए थे। सो ये बात उस्मान साहब की ठीक है कि सारी जो दोस्ती का या उनकी आइस ब्रेक हुई थी तो ये उनके जनरल याहिया के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन भुट्टो साहब के दौर में आप कह सकते हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान एक फॉर्मल उनकी रिलेशनशिप या ताल्लुकात का दौर शुरू। अच्छा, मैं ये बता दूं, मैं बुनियादी तौर पे रिपोर्टर तो नहीं हूं, लेकिन एक खबर मेरी भी बाई लाइन एक जमाने में छपी थी कि भुट्टो साहब को भी ये कहा गया था कि कोई बुरा सलूक नहीं करना याहिया खान साहब से और यूब खान। अच्छा। इसलिए कि ऐसे इन लोगों ने हमारे चाइना से जो ताल्लुकात की रहा है उन्होंने हमवार की थी। मगर मैं उस्मान साहब की बात का एक जवाब तारीख के हवाले से देना चाहता हूँ। हजूर उस्मान साहब, तारीख को देखने के कई नुक्ता है निगाह है, आप कहाँ से देख रहे हैं? एक तो हुक्मरानों की तारीख है जो सिलेबस में लिखी जाती
जाती है, जो बताए तारीख वो है कि कौन कौन बना वजीर आजम, कौन सदर था, एक आम आदमी की तारीख होती है। तो आम आदमी की तारीख हमें उन 138 दिनों में नजर आई थी जो 68-69 की मूवमेंट थी। तो सवाल यह है कि इवेंट्स को अगर आप हुक्मरान तबके के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो और नजर आएंगे, आप आम आदमी की तरफ से देखेंगे और नजर आएंगे। मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। और बड़ी अहम खबर, सऊदी अरब में जो 30,000 पाकिस्तानियों का क़याम जो है वो गैर कानूनी करार दे देगा। इसकी हम क्या वजह समझे कि सऊदी अरब में वो जो लोग हैं वो अपने लोगों को वहां पर रोजगार देना चाहते हैं, उनके अपने अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, इसलिए वो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। इसके बैकग्राउंड पे तो ये समझना जरूरी है कि आप मिडिल ईस्ट में जो एक अनरेस्ट आया था पिछले दिनों में, उसमें आपको पता है एक बहुत बड़ा $40 बिलियन का गालबन पैकेज भी दिया है सऊदी अरब की हुकूमत ने अपने अवाम के लिए, क्योंकि बेरोजगारी, सऊदी अरब के पास बेशुमार पैसा है मगर इस निजाम में पैसा और वो जो तमाम तेल है वो तो रॉयल फैमिली उसको ओन करती है। तो नीचे जो है अनरेस्ट जो है, और फिर थोड़ी बहुत उनके कुछ बाज़ इलाकों में जो शिया जहां पे आबादी है वहां अनरेस्ट भी हुआ और कुछ खबरें भी निकल के आई। तो एक खौफ भी था क्योंकि जो कुछ मिस्र में हुआ, जो कुछ बहरीन में हुआ, जो कुछ ट्यूनीसिया में हुआ, ये मूवमेंट वहां भी तो ये इसको ऑफ सेट करने के लिए एक तरफ वो पैकेज दे रहे हैं, दूसरे अपने लोगों को वो नौकरियां दे रहे हैं। मगर हम जो ये पढ़ रहा था अभी, आपने भी बताया कि $4 बिलियन जो हैं वो हमें वहां से आते हैं। तो अभी हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कल तक हम ये प्रोग्राम कर रहे थे कि हमें बेल आउट करेंगे, हमें पैसे देंगे कि हम अपनी बिजली ठीक कर लें, वो हमारे लोगों को वापस भेज रहे हैं। तो ये बड़ी अनरियलिस्टिक ना हमारी है, एक बड़ा रोमांटिक सा व्यू है हमारा शायद दुनिया के बारे में। दुनिया एक मार्केट प्लेस की तरह है, एक बाजार की तरह है दुनिया आज। जिस तरह जब आप चीज खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, इस दुनिया को एक बहुत बड़ी मंडी में तब्दील कर दिया गया, चाहे वो मुल्कों के माबैन जो है वो हो तिजारत, इंसानों के माबैन हो तिजारत। यही है न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स। पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? और ये हमें सोचना चाहिए ना, हम उन्हें कैसे यहाँ आके रोजगार दें। हम जो अपने मुल्क में जो मौजूद है उनको तो दे नहीं सकते। तो ये हमारी पॉलिसीज जो है वो गलत है। और जो पॉलिसीज, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब आपकी खजाना की वजारत ही आपके पास ना हो, आप अपने मनसूबा बंदी जो है वो गोरे आके यहाँ फरमाएं कि जी ये इधर से पैसे पकड़े और ये ब्रिज बना दें और ये इधर कर लें, तो फिर ये मतलब वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। वो तो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे और वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है, लेकिन हमने क्या करना है इसमें जरा क्लास साहब इस पे आपको कमेंट देना चाहें। जो काजी साहब ने जो बात की ना मुस्लिम उम्मा की, मुझे याद आ रही तकरीर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में की थी। काजी जवेद अशरफ थे, सेनेटर थे, वो क्यू लीग की तरफ से थे, वो DGISI भी रहे हैं पाकिस्तान के, लिहाजा उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। तो जब यहाँ पे ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था, गैर मुल्की जो वॉरियर आए हुए थे, जंगजू आए हुए थे हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, और वो रजिस्टर्ड होने को भी तैयार नहीं थे, जिससे सारी लड़ाई शुरू हुई थी और वार एंड टेरर का आपके सामने आगाज़ हुआ और पाकिस्तान ब्लड जहाँ शुरू हुआ। उन्होंने बड़ी एक अच्छी तकरीर की थी काजी जवेद अशरफ ने। उसने कहा जी आप देख लें, हमारे यहाँ दुनिया भर के, हमने अफगानिस्तान के भी पूरे का पूरा 30 लाख लोग हमने अपने पास रख लिए, हमारे पास बर्मा के लोग भी आते हैं, बांग्लादेश भी आते हैं, चेचन्स भी आते हैं, उज़्बेक, ताजिक, बोजनियन, जो भी दुनिया जहां में किसी को मसला, हम अपने बॉर्डर्स ओपन कर लेते हैं, कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, जिसका ये जी चाहता है गन तोप उठाए हमारे पास आ जाए। उन्होंने कहा आप ये भूल जाए, मुस्लिम उम्मा आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करती। हम दुनिया भर में जाते हैं, हमें वो बाकायदा अपने लाज, अपने कवानीन के तहत ही डील करते हैं। कौमी असम्बली का मुझे एक क्वेश्चन आवर याद आ रहा है जिसमें बताया गया था 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी जो थे उनको वहां पे गल्फ स्टेट ने वहां से निकाल दिया था और उनको भेज दिया था कि वापस जाएं, अपने अपने मुल्कों में जाएं, हम आपको अपने पास रखने को तैयार नहीं। अभी भी हजारों से ज्यादा लोग वहां पे जेलों में हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का दोस्त होगा, हम भी बड़ा उनका दम भरते हैं, लेकिन यही कानून जो उन्होंने पाकिस्तानी पर लागू किया, इनको गैर कानूनी डिक्लेयर किया कि ये यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, इनको वापस किया जाए। वो इनको रेगुलराइज करने को तैयार नहीं है, इनको वहां पे कोई स्टेटस देने को तैयार नहीं है। इसलिए जो हमारे दिल में हर वक्त तो ये पूरी दुनिया का एक दर्द रहता है, हम समझते हैं कि शायद हम ऐसी कानून साज़ी क्यों नहीं करते। मैं तो जब एक मिडिल ईस्ट कंट्री में गया था और वो मैंने लाइन देखी थी और उसके साथ जो है वो एक साहब के बाकायदा हाथ में ना एक डंडा नुमा चीज भी थी, मुमकिन है वो उन्होंने वैसे रखी, मगर वो जो सलूक होता है हमारे साथ, और जो यूरोप से लोग आते हैं उनका वीजा ही नहीं है वहां पे, तो मेरे ख्याल में हमें ये इस बुखार से भी निकलना चाहिए। लेकिन क्लासा साहब डेफिनेटली एंड में आकर हर कोई अपने इंटरेस्ट को देखता है, हर कोई पाकिस्तान की तरह नहीं है कि दूसरों की तरजीहात को पहले रखे और अपनी तरजीहात को बाद में रखें। इसमें हर भी नहीं है शाहज़। जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारा जो एक वो है ना ईस्टर्न कल्चर है, मशरकियत हमारे यहाँ ज़्यादा है कि हम वैल्यूज़ पे, तल्लुकात पे, हम तो मुंह मुलाजे पे भी यकीन रखते हैं। कोई तो हमारे घरों को चल के कुछ चला जाए, घर पे चला जाए तो कत्ल तक माफ हो जाते हैं। हम ये कवानीन, ये चीज़ों पे नहीं बिलीव करते, ना हम अपने मफादात की ये प्रोटेक्शन पे बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसानात हो रहे हैं। दुनिया किसी कायदे और कानून पे चलती है, ये जहन में रखा। सऊदी अरेबिया भी अब इन लोगों को निकाल रहा है और जिस पर मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को इंटरवेंशन करनी चाहिए, हमारी हुकूमत को कुछ उनसे रेज करने चाहिए कि आप इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकालेंगे। ऑलरेडी हमारा ज़ेर मुबादला के
ज़खायर हैं, जैसे काजी साहब ने कहा सबसे ज्यादा आपको फॉरेन रेमिटेंसेज वहाँ सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। अच्छा, ये लोग वापस आएंगे पाकिस्तान में, क्या करेंगे? पहले बेरोजगार, ये पहले सिचुएशन ठीक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली ये इशू पिछले 2-3 महीने से ये रेज हो रहा है। बहुत सारी ईमेल्स मुझे मिल रही थी, हमारे फॉरेन ऑफिस के रिपोर्टर हैं फैसल अजहर खान, उनकी कल वाली उनकी खबर थी, उन्होंने वहां पे एक स्टोरी की है। लेकिन पाकिस्तान में डेड साइलेंस है, हुकूमत से लेकर फॉरेन ऑफिस तक, पॉलिटिकल पार्टी तक। ये ड्रोन पे तो हम सारे मतलब शोर मचा रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रोन है जो पाकिस्तान पे गिरने वाला है कि 30,000 आपके जो लोग हैं बेरोजगार होकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और कहीं से कोई बात भी नहीं हो रही। तो ये इश्यूज हैं जिनको हमारे फॉरेन ऑफिस को रेज करना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को रेज करना चाहिए और हुकूमत की सतह पर बात होनी चाहिए उनसे, सऊदी से। आगे बढ़ेंगे साहब और बात कर लेते हैं खसरे की। तो हम रोजाना बात करते हैं खसरे के बाद एक और बीमारी जो वबा उसने सर पकड़ लिया है, वो गैस्ट्रो को नहीं तो नहीं है साहब, हर साल हम ये रिपोर्ट करते हैं, हर साल इस पर खबरें सामने आती हैं। एक जो हमारा यूं लगता है कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मेरे ख्याल में ब्रेक के इशारे हो रहे हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करेंगे खसरे की वबा के बाद अब गैस्ट्रो की जो वबा है वो सर पकड़ती जा रही है, बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। हमारे नुमाइंदे सलीम शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सलीम, पहले ही अस्पताल खसरे के बच्चों से, खसरे के मरीजों से भरे पड़े हैं, अब जो गैस्ट्रो की वबा है वो फैलती जा रही है। सूरत हाल क्या और किस अस्पताल में ज्यादा मरीज हैं गैस्ट्रो के? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि रोजाना 6,000 मरीज जो है वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जी शादी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कल हमने जो फिगर्स दिए थे, लाहौर के सिर्फ 6 अस्पतालों में 1024 मरीज जो हैं वो गैस्ट्रो के लाए गए थे और उनमें सबसे ज्यादा जो मरीज थे वो चिल्ड्रन अस्पताल में थे। 310 बच्चे वहां पर लाए गए थे और सर्विसेज अस्पताल में 180 थे और लाहौर जनरल अस्पताल में 171, जनरल अस्पताल में 102 थे और म्यू में 134 और जबकि जिना में 127 मरीज लाए गए थे। और इसके अलावा जो छोटे बड़े अस्पताल हैं और प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी और इससे लगता ही है कि अब ये जो वबा की शक्ल इख्तियार करती जा रही है और इस सिलसिले में हुकूमत को आगाही मुहिम शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मर्ज है इसके लिए आगाही की ज्यादा जरूरत है और अब ये मर्ज छोटे बच्चों में रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख। डॉक्टर राशिद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी सुना कि इस पर काबू पाने की जरूरत है, मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस लोगों में फैलाने की जरूरत है। किस तरह अवेयरनेस फैलाई जाए और सबसे पहले लोगों को ये बताएं कि इस मर्ज की अलामात क्या है और करना क्या चाहिए इसमें सबसे पहले? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एक माफ करना, एक छोटी सी जो इस्लाह है कि जी गैस्ट्रो कोई वर्ड हमारी किताबों में नहीं है मेडिकल की, वर्ड है गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि मेदे और अंतड़ियों की बीमारी। अच्छा, तो ये प्लीज जरा इसको करेक्ट कर दीजिए। हम लोग हमेशा जब ये पढ़ते हैं तो हमें जरा एहसास होता है कि ये वर्ड है ही नहीं, ये लफ्ज ही नहीं है। खैर, फिर भी असल में ये तो आजकल जो आलूदगी है, जब गर्मियों का मौसम आता है उसमें ये वाटर बॉर्न यानी कि पानी की आलूदगी से ये गैस्ट्रोएंटराइटिस फैलता है और इसकी बड़ी वजह बच्चों में रोटा वायरस है। ये वायरल डिजीज होती है, और भी वायरसेस होते हैं लेकिन सबसे बड़ी वजह रोटा वायरस होता है। और बड़ों में इसमें साल्मोनेला यानी कि टाइफाइड का बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई, पैराटाइफाई, शिगेला, ये चीजें सारी पानी में से निकल के आपके जिस्म में एंटर होती हैं। जैसे आप पानी पीते हैं, आलूदा पानी की वजह से ये फैलती हैं। तो इसमें मेरा जो नाजरीन के लिए पैगाम यही है कि आजकल आप लोग ये जो पानी है बच्चों को भी और खुद भी घर में उबाल के पिए और उससे ये वायरस या ये जो बैक्टीरिया ये फौरी तौर पे मर जाता है। और ये सबसे बड़ा जो है ये प्रिवेंटिव मेजर आप कर सकते हैं इस वक्त। इसके अलावा अगर वो फैल गया है तो इसमें अलामात हैं कि आपको मतली होगी, आपको उल्टियाँ आएंगी, आपको पतले पखाने आएंगे। तो वायरल डिजीज के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है, सेल्फ लिमिटिंग यानी कि खुद ब खुद खत्म होने वाली बीमारी है। सिर्फ यह कि आप रिहाइड्रेट करें अपने आप को, यानी कि पानी का जो कमी है वो पूरी करते रहें। ORS बच्चों में ज्यादा से ज्यादा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब की बातों से तो ये लगा कि बेहतर एहतियात यही कि साफ पानी उबाल कर पिए। ये जो ये आप कहते होते हैं 80% लोगों को तो यहाँ पानी साफ पानी मुयस्सर ही नहीं है। बात है
मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। बड़े अच्छे रिपोर्टर आफ्ताब मेकन साहब, इनकी स्टोरी है कि वजीर आज़म खोसो साहब ने एक नेशनल और फूड सिक्योरिटी जो यहाँ वजारत है उसके एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब को उन्होंने सज़ा के तौर पर सस्पेंड कर दिया है और चेंज कर दिया है, क्योंकि वो दो बहुत बड़े लोगों की एक इंक्वायरी कर रहे थे जो अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जानवर स्मगल करते हैं। और पहले भी एक वार्निंग आ चुकी है कि अंडर एज जो हैं, इमेच्योर जो जानवर हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी आएगा कि आपके अपने यहाँ से मीट और बीफ वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा ख्याल आफ्ताब मेकन साहब अगर खुद बताएं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कौन सी बड़ी शख्सियत है, और पंजाब में कौन सी बड़ी शख्सियत का बरखुरदार है, और यहाँ पे किसकी। जी आफ्ताब साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी क्लासा साहब बात कीजिए। अब मेकन साहब आपकी स्टोरी थी तो वही उसी पे डिटेल पूछना चाह रहे हैं कि ये वजीर आज़म खोसो साहब ने एडिशनल सेक्रेटरी साहब को क्यों पनिश किया है, क्यों उनका ट्रांसफर किया गया अब्दुल बासित साहब का, ये क्या कसूर कर बैठे थे कि उनके 3 दिन रह गए 4 दिन रह गए खोसो साहब के, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी समझा है? जी कलासरा साहब, जैसे आपने बहुत सारी डिटेल शेयर कर दी, इसमें 2 पावरफुल लोग हैं। एक इस्लामाबाद की बासर खातून है, फैमिली से बासर पॉलिटिकल उसकी बहन है, और लाहौर से एक सियासी शख्सियत जिनका लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो अफगानिस्तान में स्मगल कर रहे थे। किसी ने, एक इंपोर्टर ने शिकायत की सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को कि हमें इजाजत नहीं दी जा रही और ये लोग स्मगल कर रहे हैं। तो उस पर सेक्रेटरी ने कमेटी बना दी बासित को चेयर करने के लिए कि आप इस इंक्वायरी को हेड करें। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी लोग इन्वॉल्व थे। जब उन्होंने बासित खान ने उनकी बात नहीं मानी तो उनको OSD कर दिया गया कि आप हमारी बात नहीं मान रहे, आप इस इंक्वायरी को खत्म नहीं कर रहे और हमारी लाइन टो नहीं कर रहे। इसी वजह से उनको OSD बना दिया गया और इस तरीके से ये जो बहुत बड़ा स्कैंडल है उसको दबा दिया गया है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती कलासरा साहब, शायद आप मुझे बता दें, इन बासर शख्सियात के नाम क्यों नहीं होते? हम जब भी स्टोरी डालते हैं कहते हैं बासर शख्सियात। काजी साहब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो डेफेमेशन लॉ है। जब यहाँ पे चौधरी शुजात साहब इस मुल्क के वजीर आज़म बने थे 40 दिनों के लिए, उन्होंने एक ही अच्छा काम किया था कि उन्होंने ये जो हमारा ये सिविल डेफेमेशन लॉ है इसमें क्लास डाल दी थी कि किसी की स्टोरी अगर वो हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी या फैक्ट्स अगर ठीक नहीं होंगे, सबूत नहीं होगा, तो रिपोर्टर को 5 से लेकर 7 साल तक सजा हो सकती है। दुनिया में ये सिविल डेफेमेशन है और चौधरी शुजात साहब हमें जेल में डालने का प्लान करके गए थे। इसलिए जब हम कोई बात करते हैं बाज़ दफ़ा हमें पता तो जरूर होता है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑन पेपर्स आपको पता है बड़े लोग अपना नाम नहीं आने देते, हमेशा फ्रंट पे रखते हैं। इसलिए हम केयर करते हैं कि कोई अनगार्डेड किस्म का कमेंट ना करें, अनगार्डेड किस्म का लफ्ज ना कहें, हम किसी का बराह रास्त बात ना करें जब तक हमारे पास इन राइटिंग कोई चीज़ ना हो, ताकि कल को जब कोई अदालत में हमें जाना पड़े तो हम स्टैंड कर सके। इसलिए रिपोर्टर को हमेशा सिखाया जाता है, जो हम भी फॉलो करते हैं प्रैक्टिस, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, पेपर ना हो, आप किसी को बराह रास्त नाम ना लें, उसको एक्यूज ना करें। इसलिए आप पढ़ते होंगे मैसेज तो यही दिया गया है कि अगर कोई ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर गलत काम को रोकने की कोशिश करे तो उसको उसके ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं है। एक डायलॉग याद आ गया कलासरा साहब एक किसी इंडियन फिल्म का, जिसमें कहते हैं दयानतदार आदमी तो अब लायबिलिटी होता है आजकल। हाँ जी। नहीं तो शाहजहां आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में ईमानदार आदमी ढूंढना जो स्टैंड कर सके बहुत मुश्किल होगा। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की, जैसे हमने पहले भी 1-2 दफा प्रोग्रामों का है, बिल्कुल अपने घुटनों पे जा चुकी है, इस काबिल नहीं रहेगी, स्पाइनलेस है, इनमें कोई गट्स नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे खड़े होने को तैयार नहीं है। मैं पब्लिक ये अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स को पिछले 15 साल से कवर कर रहा हूँ, पूरी ब्यूरोक्रेसी वहां पर आती है। यकीन करें 2-2.5 से ज्यादा मुझे कोई वहाँ सेक्रेटरी स्टाफ लगता ही नहीं है। यूं लगता है क्लर्क भर्ती हो गए, कोई माफिया मांग रहा है उनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, आज मैं तैयारी नहीं कर सका, सर मेरा कसूर नहीं था, सर मैं उसमें मौजूद नहीं था। तो एक तरह की शर्म आती है कि ये बहस को खत्म कर देना चाहिए। ईमानदार ऑफिसर, मेरिट पर रखने की बातें और सही इंक्वायरी, फिर तो इस बहस को हमें खत्म ही कर देना चाहिए। मैं जब कलासरा साहब कहता हूँ सिस्टेमिक फेलियर है, अगर आपने एक शवारमे की छोटी सी दुकान लगानी है, वहां भी माफिया बैठा हुआ है। अगर आपने अफगानिस्तान में ये सारे के सारे जो जानवर हैं वो स्मगल करने हैं, तो वहां पे भी एक माफिया बैठा हुआ है। बैगर माफिया इस मुल्क में। आप किसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगने अगर माफिया के जरिए नहीं जाते तो बताया जाता है, आ जाते हैं, भाई आप कौन है, आपकी ड्यूटी यहाँ किसने लगाई है। तो ये अगर निजाम है तो इस निजाम में कहां से बिजली आएगी, कहां से खेल होगा। सही। चले
आप ईमानदार ढूंढ रहे हैं ना, कई सब लास्टली मेरा ख्याल उसमें ईमानदार अफसर ढूंढ रहे हैं। अभी ये आप देख लें CSS का ये रिजल्ट है रिटर्न कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने टेस्ट दिया। ये पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने BA किया, MA किया है, उनमें से 900 लोग पास हुए हैं। 10,000 बंदा पास ही नहीं हो सका, जो मतलब पास मार्क्स नहीं ले सके। एजुकेशनल सिस्टम देखें, वैल्यूज देखें कि जिस पे कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के 10,000 से ज्यादा एजुकेटेड क्लास अपेयर हुई है CSS में, सिर्फ 900 लोग पास होते हैं। सो ये वो आपका सिस्टम है जिसकी वजह से करैक्टर वाला बंदा सामने नहीं आ रहा, कोई पढ़ा लिखी आपकी लाट नहीं आ रही, और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बुरा हाल है। जैसे इनको कहा जाता है आ भी जाएं क्लासरा साहब तो उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, उनके हाथ पांव बांध लिए जाते हैं। ये वैसे साहब जैसे बहुत कम लोग हैं। मैं ये जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, ये देखिए कि टेक्नोलॉजी के लिए भी किस तरह रुकावट बन गई है ये क्लास। ये 2 स्टूडेंट्स हैं एक यानी स्कूल के, इनका एक मुकाबला रोमानिया में हुआ। आज ही मैं खबर देख रहा था क्लासरा साहब कि जिसमें इन्होंने एक प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स कंपटीशन, जिसमें तमाम दुनिया से लोग थे। इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है और इन्होंने जो टेक्नोलॉजी वहां पे यानी अपनी इजाद पेश की है, बच्चों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने नाम भी बता, शहबाज खटक हैं और अब्दुल मुईज लोधी हैं। दे रियली मेड अस प्राउड एंड मेड देयर पेरेंट्स प्राउड। मगर इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने कहा है जी कि आपको ये जो बिजली का जो आप मीटर रीडिंग करते हैं इसकी जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट पता चल सकता है कि कहां पे इस सिस्टम के जरिए कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, और उसमें यह है कि आप 250 अरब रुपए की जो आप चोरी कह रहे हैं उसे हम रोक सकते हैं, वो रोकी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कहीं पे बिजली किसी घर में AC चलने शुरू हो गए तो आप पीछे से कंट्रोल करके वो AC स्विच ऑफ कर सकते हैं। मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूं, मगर ये बड़ी हैरानकुन चीज है। मगर आज के दौर में अच्छा, अब बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी तो हम ले आए, इस टेक्नोलॉजी के बाद जो 1500 अरब रुपए की आपने सब्सिडी दी पिछले 5 सालों में, 250 अरब रुपया वो कह रहे हैं जी कि ये। अच्छा, इसमें एक और भी फिर बड़ा मसला हो जाएगा कि वो जो जाली और फिक्टिशियस, ये तो नया भी कह चुकी है कि फिक्टिशियस बिल हैं जो है ही नहीं और वो चार्ज किए जा रहे हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इन बच्चों ने हमें एक आईना दिखाया है, मगर हम इस बच्चों से माफी मांग लेते हैं कि आप हैं तो बहुत अच्छे, मगर बेटा इस माफिया से ना हम लड़ सकते हैं ना आप लड़ सकते हैं। तो क्लासरा साहब जरा आपका भी टेक हो जाए इस पे। नहीं, मेरा ख्याल बात आपकी ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हैं ताकि हम प्रोग्राम की क्लोजिंग हम नेगेटिव पे ना करें। बच्चों को हम अपने ये मुस्तकबिल को, जो बच्चे हैं, और आपने अच्छी बात की कि इन्होंने हमें अपने ऊपर फख्र करने का एक एहसास दिया है। ये बुरे दिनों में बड़ी अच्छी खबर उन्होंने दी है। मेरा ख्याल इन्हें अपना काम जारी रखना चाहिए एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। और पाकिस्तान में ऐसे जो बात हम करते हैं टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ी सी होप चाहिए, उनको होप चाहिए, स्टैंडिंग चाहिए, बैकिंग चाहिए, और रियासत इनके लिए कुछ नहीं कर रही। जो सबसे बड़ी बात है, जो उनको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उनको सपोर्ट मिलने चाहिए। जैसे आपने माफियाज की बात की, पाकिस्तान में बहुत सारे जीनियस लोग पैदा हुए हैं, बड़े बड़े क्लेम्स भी है सामने, लेकिन एक स्टेज पे आकर डिसअपेयर होगा। जो मुझे खतरा है, और इन बच्चों से मैं अपील करूंगा इनके वालिदैन से, कि कल को ये ना हो कि टैलेंट हमारा है, जीनियस ये बच्चे हमारे हैं, कल को कोई बाहर की कोई कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई और मुल्क इनको यहाँ से आके एक्सपोर्ट करके ले जाए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों की एक पाकिस्तानी ग्राउंड पर लेकिन क्लासर साहब, मेरा यहाँ पर आपसे इख्तिलाफ है। ऐसे बच्चों को यहाँ पर काम करने के उस तरह से मौके नहीं दिए जाते, उस तरह से इनको पे नहीं किया जाता। नहीं शाजिया, अगर सारे हम लोग यही सोच लें तो फिर तो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी इट्स अ बिग इशू। जो काबिल आदमी है, जो बड़े इदारे जो हैं, जिन लोगों ने रखना है, आप उन लोगों को ठीक करें। इससे एक कदम आगे जाऊंगा। हम तो ये बच्चे इसी मुल्क के बच्चे हैं ना, इन्हें अच्छी एनवायरनमेंट मिली, माहौल मिला, एक एक बासरबत खानदान मिला होगा इनको। हम तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला सकते, हम तो उनको खसरे से मार रहे हैं, हम तो उनको गैस्ट्रो से मार रहे हैं, तो उनको नौकरियां कहां से दे। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सी चीजें हैं जो दुरुस्त होने वाली हैं। बिल्कुल। और प्रोग्राम के एंड में इसी खबर के साथ करूंगी कि ऐसे ही बच्चों को आगे आने और पाकिस्तान और हमारा जो मुल्क है इसकी तरक्की के लिए काम करना है, ताकि पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। काजी साहब और क्लासर साहब प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह।